Hello students, today's topic is Foreign Trade of India, Chapter 5 of Indian Economy. So first in this chapter we will discuss about the foreign trade, that what is foreign trade called, okay, and what are the components of foreign trade. So let's start. First, what is international trade? So, if generally, if you can walk into supermarket and find South American bananas, Brazilian coffee, and bottle of South American wine, you are experiencing the impacts of international trade. That means वर्ल्ड वाइड जो क्वालिटीज़ हैं, वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम एक सुपरमार्केट में देखते हैं तो ये क्या है, ये ही इम्पैक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का। यानी इंटरनेशनल ट्रेड क्या अलाउ करता है आपको, दूसरी कंट्रीज़ में जो होने वाले प्रोडक्शंस को आप अपनी कंट्री में बैठे बैठे प्रोड्यूस कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी दो कंट्रीज़ के बीच का जो ट्रेड कहलाता है वही इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड कहलाता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड अलाउज कंट्रीज टू एक्सपैंड द मार्केट एंड एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज दैट अदरवाइज मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द मार्केट इज़ मोर कॉम्पिटेटिव। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डोमेस्टिक जो मार्केट होती है उसके लिए हमेशा कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाते हैं जब फॉरेन ट्रेड अलाउ होता है आपकी कंट्री के अंदर। ओके, now the key takeaways. So international trade is the exchange of goods and services between countries, and second one is trading globally gives consumers and countries the opportunity to be exposed to goods and services not available in their own countries or which would be more expensive domestically. For example, हमारी कंट्री के अंदर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर असेंबल करते हैं कोई मोबाइल फ़ोन, तो जो बैटरीज़ हैं, जो उनके मोबाइल के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, चाइना से उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो ये किसका पार्ट है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। The importance of international trade was recognized early on by political economists like Adam Smith and David Ricardo. ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। Now, still some argue that international trade actually can be bad for smaller nations, putting them at a greater disadvantage on the world stage. Okay, so क्या फॉरेन ट्रेड अच्छा हो सकता है या फिर फॉरेन ट्रेड बुरा हो सकता है, वो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके कंपोनेंट्स को पहले देखना होगा कि एक्चुअली फॉरेन ट्रेड होता क्या है, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ठीक है, वो किस तरह से एक प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसके कुछ गुड इम्पैक्ट्स हैं या फिर बैड इम्पैक्ट्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको ये चीज़ जो गिवन 6 पॉइंट्स आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये ज़रूर याद रखना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ओके, नाउ व्हाट इज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, हम बात कर रहे हैं दैट व्हाट इज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि हम ग्लोबली ट्रेड अगर करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड अगर मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इंडिया के पास क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम ओनली ये आपको याद रखना है कि हम किस चीज़ का जो फॉरेन ट्रेड है वो कर सकते हैं। हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस गुड के सरप्लस पोर्शन को ही हम सिर्फ अपनी कंट्री से बाहर भेज सकते हैं। दैट मीन्स जो सरप्लस है वो क्या होता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक कंजम्पशन। ओके, यानी जो हमने डोमेस्टिकली जो हमने प्रोडक्शन किया है उसमें से हमने क्या किया, डोमेस्टिकली कंजम्पशन, यानी इंडिया में वो प्रोडक्ट कितना कंज्यूम होने वाला है उसको हमने माइनस कर दिया। अब जो सरप्लस बचता है उसको आप दूसरी कंट्रीज़ में भेज सकते हो, दैट मीन्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, यानी हम सिर्फ उन्हीं बिजनेस, उन्हीं पोर्शंस, उन्हीं प्रोडक्ट्स का सिर्फ या उन्हीं सर्विसेज को हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं जो कॉस्ट एडवांटेज हो। ओके, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हो, यानी कि एक प्रोडक्ट मैं अपनी कंट्री में बना रहा हूँ, उसकी कॉस्ट आ रही है 15 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, वहीं मैं एक प्रोडक्ट चाइना से मंगा रहा हूँ और चाइना से मंगाने के बाद यानी इंपोर्ट करने के बाद भी मुझे वो पड़ रहा है 12 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो ये कॉस्ट कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, ये हमने किस में किया, ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किया। तो जाहिर सी बात है, जो 12 रुपये का हमें प्रोडक्ट पड़ रहा है चाइना से मंगाने के बाद भी, वो हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेज देगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा पड़ रहा है फिर भी हम उसे मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज ए कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट ए कॉस्ट लोअर देन इन अदर कंट्रीज। फिर वही बात आ गई, एक चाइनीज़ जो दिवाली की जो झालर है वो अगर हम इंडिया में बनाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वही जो झालर है अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे यहाँ बहुत सस्ते में मिल जाती है, बहुत सस्ते में हमें मिल जाती है और मार्केट्स में अवेलेबल हो जाती है। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज इंटरनेशनल ट्रेड दस फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट ए प्राइस हायर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट।
यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट में हम प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं उससे थोड़े हायर रेट में हम उसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ में शेयर करते हैं. ओके, नाउ एंड इट फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट ए प्राइस लोअर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट. देयर आर द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. एंड इन द सेम वे हम इम्पोर्ट किन चीज़ों को करते हैं, हम इम्पोर्ट इन चीज़ों को करते हैं जो डोमेस्टिकली जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनकी कीमत उनसे प्रोडक्शन से कम होती है. ओके, सिंपली डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कॉस्ट से जिन प्रोडक्ट्स की कीमत कम होगी हम उन्हें इम्पोर्ट करते हैं. ओके, also by offering a much wider size of the market compared to the domestic market, international trade enhance opportunities of investment for the trading partners. ओके, तो जितना ज़्यादा बिजनेस ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट होता है उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. हायर इन्वेस्टमेंट लीड टू हायर जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हायर इन्वेस्टमेंट लीड टू हायर जीडीपी ग्रोथ. दस इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ. दैट मीन्स हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें से हम जो हम डोमेस्टिकली कंजम्पशन है वो माइनस करके जो हम सरप्लस है वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं. तो जो जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा हमारे पास क्या आ रहा है, उतना ज़्यादा हमारे पास में फॉरेन कंट्रीज़ का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास आ रहा है. ओके, इससे होता क्या है कि हमारी जो गुडविल है दूसरी कंट्रीज़ में वो अच्छी हो जाती है, रेपुटेशन बढ़ने लगती है. जब रेपुटेशन बढ़ती है तो दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बिलीव हमारी कंट्री में बढ़ जाता है, हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाता है. और वो लोग क्या करते हैं, वो दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी इन्वेस्टर कंट्रीज़ हैं, बड़े इन्वेस्टर वेंचर्स हैं, वो हमारी कंट्री में आके सेटअप कर सकते हैं या फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ओके, और जब वो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी इकोनॉमी में उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा. ओके, नाउ गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या क्या गेन्स हो सकते हैं. सो इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन. इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स फाइंडिंग मार्केट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट. इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी competitively produced in the domestic economy. International trade is an important means of earning foreign exchange, so essential for less developed countries to make developmental imports. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे मैंने बताया था जितना ज़्यादा हम फॉरेन ट्रेड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज बिकॉज पीपल गेट अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट्स. ओके, यानी कि हम दूसरी कंट्रीज़ में जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं उनको भी हम अपनी कंट्री में रहते हुए भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये क्या होता है, दिस पॉइंट प्रमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. लेकिन याद रहे कि उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, जो रिच फैमिलीज़ हैं वही उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं. अच्छा, ना द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड इनहेंस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट. क्योंकि मार्केट बड़ा हो जाता है, मैंने पहले बताया था, मार्केट बड़ा होने से इन्वेस्टर्स का बिलीव हमारी कंट्री में या हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर सकते हैं. नाउ इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ. इट एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ. ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट वाज कंडीशन at the time of independence. Okay, so India's foreign trade at the time of independence. So note the following observation carefully for the glimpse of India's foreign trade at the time of independence. The first one is Indian economy suffered its colonial exploitation during the British regime. The second one is the British used the Britishers used our natural resources as raw material for their domestic industrial output. तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड तो क्या हमें देखने को मिलता है, ब्रिटिशर्स जो थे हमारी जो रिसोर्सेज थे उन्हीं को सिर्फ बर्बाद करने पे लगे हुए थे. ओके, तो दूसरा पॉइंट भी यही है कि वो हमारे यहाँ से ज़्यादा रॉ मटेरियल या फिर जो चीप प्रोडक्ट्स लेकर के जाते थे और यूरोपियन मार्केट्स में उन्हें ले जाकर हायर रेट्स में बेचा करते थे. ओके, besides a source of raw material, the Indian economy was also exploited as a market for the British industrial goods. Now the next one is substantial exports of raw material from India gave some impetus to the volume of the international trade, which had significantly declined owing to the decay of Indian handicraft. Okay, now on the eve of independence, our balance of trade, that means export minus import, was favorable. That means export ज़्यादा था, import तो था ही नहीं, क्योंकि हमारे जो रॉ मटेरियल थे, हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स थे, वो भेजे जाते थे बाहर. हमारे यहाँ से कपास या जूट इन तरह के जो प्रोडक्ट्स थे वो भेजे जाते थे इंडिया से बाहर और यूरोपियन मार्केट्स में हायर रेट्स में बेचे जाते थे. ओके, इंडिको एज वेल एज. तो अगला पॉइंट देखते हैं. इन 1946 और 47 excess of exports over imports were estimated as of rupees 31 crore. So in 1947-48 the balance of trade had shrunk to 14 crore. तो ये बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट था.
Number 7, as a regards the direction of trade, it was largely confined, restricted to Britain, simply because the Britain rule exploit the Indian economy as a source of raw material and as market for their exports. यानी सिंपली बताया गया कि जो हमारा जो एक्सपोर्ट था, हमारा जो इंडियन फॉरेन ट्रेड था, वो एक तरह से लिमिटेड सा ही बोल सकते हैं ब्रिटेन के साथ में। जितना भी हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाया करता था वो सारा का सारा ब्रिटेन जाया करता था। The composition of trade indicated backwardness of the economy as our exports included largely of raw material while our imports included largely of finished goods. Okay, so ये points आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो 3 पॉइंट्स में हम इस चीज़ को अगर आसानी से समझना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट ओइंग टू द डिके ऑफ Indian handicraft during the British regime. However, the balance of trade was surplus. Export is greater than imports. Okay. Now, the composition of trade indicates backwardness of the Indian economy as exports comprised largely of raw material and import comprised largely of finished goods. Okay. तो यानी कि बताया गया है यहाँ पे सिर्फ साफ साफ बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ से जो फिनिश्ड गुड हुआ करते थे, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हुआ करते थे, वो सिंपली यूरोपियन मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। ओके। Now the direction of trade was restricted largely between India and Britain. और जो बड़ा पोर्शन हमारी ग्लोबल ट्रेड का या फिर फॉरेन ट्रेड का था वो सिर्फ ब्रिटेन और इंडिया तक ही लिमिटेड था। ओके। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट हेडिंग इज वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसे हम देखेंगे एक टेबल में, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा जो ट्रेड था, इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो किस तरह से वर्क कर रहा था। तो फर्स्ट ईयर यानी जो फर्स्ट प्लान था हमारा दैट वाज 1951 टू 1956। इसमें हमारे कुछ इंपोर्ट्स थे 3651 करोड़ के और एक्सपोर्ट्स थे 3109 करोड़ के। यानी हमने टोटल जो हमारा एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड था दैट वाज 6760 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है। नाउ लास्ट पर मूव करते हैं, दैट इज 12th प्लान 2012 टू 2017 एंड दैट इज अप्रॉक्स 1,31,89,647 करोड़। ये हमारे इंपोर्ट थे एंड द एक्सपोर्ट्स वर 90,01,485 करोड़। ओके। सो देखने वाली बात ये है कि जो 2012 टू 2017 का जो हमारा इंपोर्ट्स हैं, जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे। ठीक है। यानी कि हम अभी भी डोमेस्टिकली इतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हैं कि हम अपने सेल्फ कंज्यूम के लिए फिर सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्ट्स को हम खुद ही डोमेस्टिकली बना सकें। हम अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं हर चीज़ पर, इंपोर्ट्स आइटम्स में दूसरी कंट्रीज़ पर। ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड? कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। After independence, there has been a substantial change in the composition of India's foreign trade. Following observation highlights the principal change with regards to export and import items of India's foreign trade. The first one is decline in percentage share of agricultural exports. Decline in percentage share of agricultural export. There has been a significant decline in percentage share of agricultural item. In total export, it happened owing to the facts. अब वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं? The first one is that India started using its farm products as raw material for its domestic industry, and the second one is that a substantial rise in India's population has raised the domestic consumption of farm products. So that means कि जो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में परसेंटेज में कमी क्यों आई है। पहला रीज़न तो यही है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्फ कंजम्पशन है, जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी बढ़ गया है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है 1991 के बाद में, वहाँ पे हम अपना ही जो रॉ मटेरियल है, हमारा जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल है, हम उसे खुद के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ओके। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज a decline in percentage share of conventional items. So conventional items of India's export include jute, tea, food grains and minerals. These items constituted the bulk of India's. Now the second point is a decline in percentage share of conventional items. Conventional items क्या होते हैं भाई? Items of India's export include jute, tea, food grains and minerals. These items constituted the bulk of India's export at the time of independence, but with planned development programs in place, domestic demand for the conventional items has tended to rise. Accordingly, their share in total exports has tended to fall.
दैट मीन्स जो हमारी डोमेस्टिक सेम फिर वही आ गई कि डोमेस्टिकली हम बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, डोमेस्टिकली पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो जो ट्रेंड्स हैं, जो चीज़ें हम पहले लेना पसंद नहीं करते थे, आज उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, जैसे कि जूट, टी, फूड ग्रेन्स, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूज़ कर रही हैं, सेल्फ यूज़ कर रही हैं, तो इस वजह से भी जो ये चीज़ें बाहर भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। नाउ द थर्ड हेडिंग इज increase in percentage share of manufactured goods. So percentage share of manufactured good in total export has tended to rise. Presently, gems and jewelry is India's highest exporting category of goods. Okay, this thing is important to learn, that what things are generally we are trending in the international trade. These are gems and jewelry. Okay, now this point to the fact that plant development programs launched after independence have started yielding results. Now we can say that we are now watching the results of our new economic policies. Okay, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्रेंड में देख सकते हैं, वो हमारे यहाँ के ज्वेलरीज आइटम्स हो सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ के जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, ट्रेडिशनल कल्चरल जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। हमारे यहाँ से कपड़े हो गए और ये जेम्स हो गए, ये दुबई और अमेरिका यहाँ भेजे जाते हैं, फूड आइटम्स भेजे जाते हैं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मानना होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं अभी भी जिनके लिए हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।